नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और आज का हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, कोशिका विभाजन। ठीक है, तो स्वागत है आप लोगों का नए जो टॉपिक है। सेल बायोलॉजी हमारी चल रही थी। सेल बायोलॉजी में ये लास्ट टॉपिक बचा है, कोशिका विभाजन। इसके बाद सेल बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो आज हम बात कर लेते हैं कोशिका विभाजन के बारे में, सेल डिवीज़न के बारे में। वृद्धि व जनन सभी सजीवों की विशेषता होती है। वृद्धि और जनन जो होता है वो क्या होता है कि सभी सजीवों की विशेषताएं होती है। जब ये वृद्धि भी करते हैं, जनन भी करते हैं सभी सजीव। सभी कोशिका दो भागों में विभाजित होकर के जनन करती हैं। दो भागों में विभाजित होती हैं और उसके बाद जनन करती हैं, जिसमें प्रत्येक पैतृक कोशिका विभाजित होकर के दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। देखो क्या होता है कि वृद्धि और जन्म सभी सजीव जो होते हैं उसमें होता है। सभी कोशिकाएं जो होती हैं, सभी कोशिकाएं दो भागों में विभाजित होकर हैं और जनन करती हैं, जिसमें प्रत्येक पैतृक कोशिका विभाजित होकर के दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है, कोशिका विभाजन तीन प्रकार का होता है। जो कोशिकाओं में ये जो विभाजन होता है ये कितने प्रकार का होता है? ये होता है तीन प्रकार का। ठीक है, माइटोसिस, मियोसिस, एमाइटोसिस। माइटोसिस, मियोसिस, एमाइटोसिस। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? माइटोसिस के बारे में। पहला हम लेते हैं माइटोसिस या समसूत्री विभाजन। देखो क्या होता है इसमें उत्पन्न होने वाली जो कोशिकाएं होती है आनुवंशिक रूप से क्या है? समान रहती हैं। आनुवंशिक रूप से समान होने का मतलब है जैसे कि 2n कोशिका थी, उसी 2n जो कोशिका थी उसी से उत्पन्न हो रही है 2n कोशिका, आनुवंशिक रूप से समान है। ठीक है, अर्थात सभी पुत्री कोशिकाएं मात्र कोशिका के समान ही, जो भी पुत्री कोशिका है ये मात्र कोशिका के समान ही होगी। तो ये इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन या माइटोसिस। देखो नोट क्या है, एक नोट पढ़ लेते हैं। कोशिका वृद्धि के दौरान कोशिका द्रव की मात्रा क्या है? बढ़ जाती है, जिससे कियाई जो होता है वो कम हो जाता है। कोशिका वृद्धि के दौरान क्या होता है? कोशिका द्रव्य की मात्रा है वो बढ़ जाती है, जिससे कियाई कम हो जाता है। अर्थात एक बड़ी कोशिका में केंद्रक कोशिका द्रव्य की क्रियाओं को अच्छी प्रकार से नियंत्रण नहीं कर पाता है और इस प्रकार बड़ी कोशिका दो छोटी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो ये कारण है क्यों ऐसा होता है। विभाजन क्यों करती है कोशिका? वो इसलिए करती है क्योंकि कोशिका वृद्धि के दौरान कोशिका द्रव की मात्रा क्या है? बढ़ जाती है, जिससे कियाई कम हो जाता है। अर्थात एक बड़ी कोशिका में केंद्रक, एक बड़ी कोशिका में जो बड़ी कोशिका होती है ना, कोशिका द्रव की मात्रा उसमें बढ़ जाती है तो बड़ी कोशिका बन गई। बड़ी कोशिका में जो केंद्रक होता है वो कोशिका द्रव की जो क्रियाएं हैं वो अच्छी प्रकार से वो मैनेज नहीं कर पाता, नियंत्रण नहीं कर पाता है। उस प्रकार बड़ी कोशिका दो छोटी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है, देखो अब बात कर लेते हैं कोशिका चक्र के बारे में। कोशिका चक्र क्या है? घटनाओं का अनुक्रम। ये घटनाओं का अनुक्रम होता है जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन व अन्य संगठनों का संश्लेषण तत्पश्चात विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है और इसको क्या बोलते हैं? कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका चक्र घटनाओं का अनुक्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन करती है, व अन्य संगठनों का संश्लेषण करती है। अन्य जो संगठन होते हैं उनका संश्लेषण करती है, डीएनए वीएनए जो भी बनता है। तत्पश्चात विभाजित होकर के दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है और इसको बोलते हैं कोशिका चक्र। और ये चक्र हमेशा चलता रहता है सेल साइकिल में। कोशिका चक्र की अवस्थाएं होती है, एक अंतरावस्था है, एक एम अवस्था है, एम प्रावस्था। देखो अंतरावस्था या इंटरफेस में G1 S और G2 होती है। ठीक है, G1 S और G2। और एम फेस में प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस, चार इसकी होती हैं। इसकी कितनी होती हैं? चार होती हैं। ठीक है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इंटरफेस। जो पहला लेते हैं हम वो है इंटरफेस। कोशिका चक्र की अवस्थाएं पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोशिका चक्र में G1 S और G2 इंटरफेस लेते हैं। तो इंटरफेस दो विभाजन अवस्था एम फेज के बीच की होती है, यानी कि दो जो प्रावस्थाएं होती है इनके दो जो प्रावस्थाएं होती है एम प्रावस्था, यानी कि दो एम फेज के बीच में होती है इंटरफेस। इस दौरान क्या होता है? इसमें विभाजन होता है एम फेज में, लेकिन एम फेज से पहले जो अपने आप को खा पी करके वृद्धि कर लेती है कोशिका, वो सारी क्रियाएं किस में होंगी? इंटरफेस में होंगी। यानी कि इस दौरान उपापचय क्रियाएं बहुत तीव्र होती हैं। तीन अवस्थाओं में इनको बांटा है हॉवर्ड और पैल्क ने। ठीक है, क्या है? पहली है G1 फेज। पहली क्या होती है?
पहली होती है जीवन फेज या सिंथेसिस फेज, जिसको बोलते हैं जीवन फेज या सिंथेसिस फेज। इसमें कोशिका अपने अधिकतम वृद्धि करती है। इसमें प्रोटोप्लाज्म में वृद्धि होती है, जो कोशिका होती है उसके प्रोटोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है जीवन फेज में। ठीक है। एस फेज में डीएनए संश्लेषण अवस्था, पहले भी हमने बात की हुई है। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है, तो एस फेज में होता है। डीएनए का द्विगुणन जो होता है वो किस में होता है, ये एस फेज में होता है। मात्रा इसकी क्या होती है, दुगनी हो जाती है। डीएनए की जो रेप्लिकेशन में डीएनए की जो मात्रा होती है वो दुगनी हो जाती है। मात्रा दुगनी होती है, क्रोमोसोम तो सेम ही रहते हैं, डीएनए की मात्रा दुगनी होती है। स्टोन प्रोटीन संश्लेषण इसी में पाए जाते हैं एस फेज में। ये इंपॉर्टेंट फेज है। देखो एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। वे कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती हैं, वे कोशिकाएं ऐसी कुछ कोशिकाएं होती हैं जो आगे विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है। तो जीवन अवस्था से निकल करके वो निष्क्रिय अवस्था में पहुंचती है, और निष्क्रिय अवस्था को क्या बोलते हैं, और जिसे जी जीरो अवस्था, शांत अवस्था बोलते हैं, जिसे कोशिका चक्र की क्या बोलते हैं, शांत अवस्था बोलते हैं, जी नॉट या जी जीरो। इस अवस्था की कोशिकाएं उपापचय रूप से सक्रिय तो होती हैं, उपापचय रूप से ये सक्रिय होती हैं, लेकिन विभाजन नहीं करती हैं। उपापचय रूप से ये कोशिकाएं जो होती हैं, जीरो जो शांत अवस्था की कोशिकाएं होती हैं, वो उपापचय रूप से सक्रिय होती हैं, लेकिन विभाजन नहीं करती हैं। अब बारे में बात कर लेते हैं G2 फेज में, पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज, यानी कि डीएनए सिंथेसिस फेज तो एस फेज है, उसके बाद है पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज यानी कि G2 फेज। विभाजन के लिए तर्को प्रोटीनों का निर्माण, यानी कि ट्यूबुलिन जो प्रोटीन होती हैं, तो जो तर्को स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो किस में बनते हैं, वो बनते हैं G2 फेज में। अब कोशिका चक्र के नियंत्रण में कार्य करने वाले जो एंजाइम है, जैसे कि काइनेज साइक्लिन, नोट देखो इंपॉर्टेंट नोट है, कोशिका चक्र के नियंत्रण में कार्य करने वाले जो एंजाइम है, जैसे कि कोशिका चक्र के नियंत्रण को कंट्रोल करने में, नियंत्रण करने में जो कार्य करने वाले जो एंजाइम्स हैं वो है काइनेज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस, यानी कि CDKS, काइनेज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस कहलाते हैं, क्योंकि CDKS, क्योंकि ये तभी सक्रिय होते हैं। ये कब सक्रिय होते हैं, तभी सक्रिय होते हैं जब इनसे विशिष्ट प्रोटीन साइक्लिन जुड़ जाती है। ये क्या है, ये जो CDKS है वो क्या है, कोशिका विभाजन को, कोशिका चक्र जो होता है उसको क्या नियंत्रण करते हैं, CDKS, और ये तभी सक्रिय होते हैं जब इनसे क्या, कौन सी प्रोटीन जुड़े, साइक्लिन प्रोटीन जुड़े। देखो अब G2 अवस्था हो गई। ठीक है। ये तो हल्का सा नोट था। ठीक है, कि इसको नियंत्रण कैसे किया जाता है, कौन से एंजाइम्स के द्वारा सेल साइकिल का नियंत्रण होता है। अब G2 अवस्था के ठीक बाद, G2 अवस्था हो गई हमारी, G2 अवस्था के बाद ठीक बाद माइटोसिस फेज में प्रवेश करती है कोशिका किस में प्रवेश करती है, माइटोसिस फेज में प्रवेश करती है। M फेज का प्रारंभ केंद्रक के विभाजन, M फेज का जो प्रारंभ होता है वो कैरियोकाइनेसिस से होता है, केंद्रक के विभाजन से होता है, केंद्रक का विभाजन जिसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, उससे होता है। इसका अंत जो होता है वो साइटोकाइनेसिस के साथ हो जाता है, यानी कि कोशिका द्रव्य विभाजन के साथ इसका अंत हो जाता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम दूसरी, इंटरफेज के बाद आती है एम फेज, जिसमें वास्तविक रूप में कोशिका विभाजित होती है। तो माइटोसिस की 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। देखो प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में ये लॉन्गेस्ट स्टेज होती है, सबसे बड़ी अवस्था होती है प्रोफेज। इसमें क्या होता है, गुणसूत्रीय पदार्थ के संघनन का प्रारंभ की पूर्वावस्था, गुणसूत्रीय पदार्थ का संघनन होता है। जो गुणसूत्रीय पदार्थ होता है, क्रोमेटिन नेट से हमने पढ़ा था, क्रोमेटिन नेट क्या बनाएगा, गुणसूत्र बनाएगा। तो क्रोमेटिन नेट में जितनी भी संरचनाएं होती हैं केंद्रक के अंदर, तो उसमें कोशिका पदार्थ के संघनन का प्रारंभ स्टार्ट हो जाता है प्रोफेज में। उसके बाद है मेटाफेज में क्या होता है कि गुणसूत्रों की आकृति, अब ये गुणसूत्र बन गए, गुणसूत्रों के बाद इनकी जो आकृति का अध्ययन किया जाता है मेटाफेज में। गुणसूत्र मध्य रेखा पर आके व्यवस्थित हो जाते हैं। गुणसूत्र कहाँ पे आकर के व्यवस्थित हो जाते हैं, मध्य रेखा जो होती है, जैसे ये कोशिका है इसकी मध्य रेखा पर आकर के विभाजित हो जाते हैं। एनाफेज सबसे छोटी प्रावस्था है। सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, जैसे कि ये क्रोमेटिड है। ठीक है, ये क्रोमेटिड है, तो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं इस तरह से। ठीक है, प्रत्येक क्रोमेटिड गुणसूत्र बना लेता है, ये गुणसूत्र है। ठीक है, तो एक दूसरे से पृथक हो करके प्रत्येक जो क्रोमेटिड होता है ये क्या गुणसूत्र बना लेता है, और
और मध्य पट्टिका से दूर ध्रुवों की ओर ये जाने लगते हैं। जैसे ये कोशिका है और मध्य पट्टिका जो ये है, इससे ये दूर ध्रुवों की ओर, ये ध्रुव है, ठीक है, इनकी ओर ये जाने लगते हैं। ये है एनाफेज। टीलोफेज या रिवर्स प्रोफेज, ये क्या होता है, रिवर्स होता है प्रोफेज का, इसलिए बोलते हैं रिवर्स प्रोफेज। ध्रुवों पर पहुंच कर, ये ध्रुव होते हैं, ध्रुवों पर पहुंच करके ये गुणसूत्र जो होते हैं वो असंगनित हो जाते हैं और अपनी संपूर्णता जो होती है उसको खो देते हैं, और गुणसूत्र समूह के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। केंद्रक झिल्ली का निर्माण टीलोफेज अवस्था में हमें दिखाई देता है। देखो क्या होता है कि हमने जो पढ़ा था, अभी डायग्राम से देख लेते हैं, डायग्राम से देखते हैं। तो क्या है, ये तो है प्रोफेज अवस्था। देखो इसमें क्या है, ये केंद्रक है और केंद्रक में क्या, जो कुछ हिस्टोन प्रोटीन वगैरह जो भी क्रोमेटिन नेट है यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये क्या है, कन्वर्स हो रहा है धीरे धीरे किसमें, क्रोमोजोम में, और ये क्रोमोजोम्स बन रहे हैं धीरे धीरे, ये लंबे लंबे क्रोमोजोम्स बन रहे हैं। और ये जो मेटाफेज अवस्था है, इसमें क्या है, क्रोमोजोम्स किसमें है, जो मध्य पट्टिका है, ये मध्य पट्टिका है, उस पर आकर के व्यवस्थित हो जा रहे हैं। इनका स्पष्ट अध्ययन भी मेटाफेज में किया जाता है, ठीक है। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में ये जो क्रोमोजोम्स थे, ये मध्य पट्टिका से होकर के ये ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। ये ध्रुव है, स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये ध्रुवों की ओर ये जाने लगते हैं। और टीलोफेज में क्या है, ये पहुंच गए ध्रुवों पे ये असंगनित हो जाते हैं, यानी कि विलुप्त तो होने लगते हैं और केंद्रक झिल्ली का निर्माण होने लगता है। और ये जो कोशिका होती है, ये किसमें, अब देखो कोशिका द्रव का विभाजन होता है, स्वयं कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। ये जो कोशिका है, ये किसमें, ऐसे ऐसे खास निर्माण होगा, ठीक है, और ये दो कोशिकाओं में अलग अलग रूप से यहाँ पे विभाजित हो जाती है, ठीक है। कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव का विभाजन जंतुओं में अलग प्रकार से होता है, पादप कोशिका में अलग प्रकार से। कोशिका द्रव का विभाजन जंतुओं में होता है खांच निर्माण से, ये खांच बनती है यहाँ पे जंतु कोशिकाओं में ये खांच का निर्माण होता है इस तरह से। तो संकुचन वलय या फिर खांच का निर्माण होता है जंतुओं में, जबकि पादप कोशिका में ये पट्टी बनती है एक ऐसे करके, और पट्टी बनती है सेल प्लेट जिसको बोलते हैं। सेल प्लेट का निर्माण केंद्रक से परिधि की ओर होता है, सेंट्रीफ्यूगल अवस्था में होता है। ये जो प्लेट बनती है ना, ये वाली, जैसे ये वाली जो प्लेट बनती है, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, ये जो प्लेट बनती है, ये क्या है, केंद्रक से परिधि की ओर, यानी कि केंद्रक से परिधि की ओर ऐसे, ठीक है, केंद्रक से परिधि की ओर सेंट्रीफ्यूगल अवस्था में, इस विधि में ये निर्मित होती है। इस विधि में गोल्जी वेसाइकल, इस विधि में क्या होता है, ये जो पादप कोशिका में जो कोशिका पट्टिका बन रही है, इसमें क्या है, इसमें मेन रोल होता है गोल्जी वेसाइकल का व स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स का। इसमें क्या होता है, गोल्जी वेसाइकल व स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स मध्य जो रेखा होती है उस पर व्यवस्थित होकर के एक संरचना निर्मित करते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। मध्य रेखा पर के आकर के एक गोल्जी वेसाइकल और स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं मध्य रेखा पर आते हैं, और उसको बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। गोल्जी वेसाइकल कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट स्रावित करती है। ये जो गोल्जी वेसाइकल होती है, जिससे सेल प्लेट मिडिल लेमिना में क्या होती है, रूपांतरित हो जाती है। जो सेल प्लेट होती है वो मिडिल लेमिना में रूपांतरित हो जाती है, दो कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। गोल्जी वेसाइकल कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट स्रावित करती है, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए, मिडिल लेमिना के लिए, के घटक होते हैं। अब बात कर लेते हैं समसूत्री विभाजन, हमने पढ़ लिया कंप्लीट। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है देखते हैं, समसूत्री विभाजन का महत्व। देखो बहुकोशिकीय जीवों की वृद्धि समसूत्री विभाजन के कारण ही होती है। बहुकोशिकीय जो जीवों में वृद्धि होती है, मल्टी सेलुलर जो जीव होते हैं, जिनमें जैसे मनुष्य हैं, ठीक है, जानवर हैं, ठीक है, जो बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उनकी वृद्धि सूत्री विभाजन के कारण ही होती है। कोशिका की मरम्मत का कार्य भी समसूत्री विभाजन के द्वारा ही होता है, क्योंकि इसमें मरम्मत होती है तो 2n, ये 2n में ही कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ये सेम संतति बनाती है, तो इसलिए मरम्मत का कार्य भी यही करती है। विभज्योतकी ऊतकों के सूत्री विभाजन में, विभज्योतकी जो ऊतक होते हैं उसके सूत्री विभाजन में भी यही समसूत्री विभाजन ही होता है, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं हम अर्धसूत्री विभाजन। देखो अर्धसूत्री विभाजन किस किस कोशिकाओं में पाया जाएगा, क्या क्या होता है ये, इसके बारे में बात करते हैं। तो एक तो हमने समसूत्री पढ़ लिया, अब बात कर लेते हैं मियोसिस के बारे में, मियोसिस के बारे में या अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। इसका शब्द है वो फार्मर और मुरे ने दिया है। ये जो शब्द है अर्धसूत्री विभाजन, ये किसने दिया है, फार्मर और मुरे ने दिया है, ठीक है। इसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं में, इसके अगुणित संतति कोशिकाएं बनती है, यानी कि 2n है कोशिका, उससे बनेगी n कोशिका, यानी कि ये क्या होती है, ये डिप्लॉइड होती है, ये अगुणित कोशिका होती है, हैप्लॉइड कोशिका होती है, ठीक है। कोशिकाओं में अगुणित संतति कोशिका है ये, में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ये जो गुणसूत्र हैं इसकी संख्या क्या हो रही है, आधी हो जाती है, ठीक है। बनने वाली जो अगुणित संतति कोशिका होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या भी आधी हो जाती है, अगुणित अवस्था उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। इस दौरान केंद्रक व कोशिका विभाजन के 2 अनुक्रमिक चक्र संपन्न होते हैं। केंद्रक व कोशिका द्रव्य विभाजन के 2 अनुक्रमिक चक्र जो होते हैं वो संपन्न होते हैं, जैसे अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड नाम से हम जाने जाते हैं। देखो मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट के बारे में बात करें तो मियोसिस फर्स्ट या रिडक्टिव डिवीज़न जिसको बोलते हैं मियोसिस को, हेट्रोलाइटिक न्यूनकारी विभाजन होता है। द्विगुणित जो कोशिकाएं होती है उसमें होता है, जैसे 2n जो सेल है ना, 2n जो सेल होती है उसी में होता है, ये सीधी सी बात है, क्योंकि तभी तो वो n बनेगी। इसमें क्रोमोसोम का विभाजन नहीं होता है, जो क्रोमोसोम जो होते हैं उसमें विभाजन इसमें नहीं होता है, केवल समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है। क्रोमोसोम का विभाजन इसमें नहीं होता है, मियोसिस में क्रोमोसोम का विभाजन नहीं होता है, केवल समजात गुणसूत्र जो होते हैं उनका पृथक्करण होता है। समजात जो गुणसूत्र होते हैं उनका पृथक्करण किस में होता है, मियोसिस में होता है। समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है, क्रोमोसोम का कोई डिवीजन नहीं होता है। मियोसिस फर्स्ट में समजात गुणसूत्रों के बीच युग्मन और पुनर्योजन की जो अवस्थाएं होती हैं वो पाई जाती हैं, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट में युग्मन और पुनर्योजन मियोसिस फर्स्ट में पाया जाता है, समजात गुणसूत्रों के मध्य में। देखो मियोसिस सेकंड क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन जो सेकंड है माइटोसिस के समान होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो सेकंड होता है प्रत्येक क्रोमोसोम विभाजन होता है। यहाँ पे क्रोमोसोम का देखो अर्धसूत्री फर्स्ट में और अर्धसूत्री सेकंड में अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो अर्धसूत्री फर्स्ट में क्या है, क्रोमोसोम का विभाजन नहीं होता है, समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है। जबकि अर्धसूत्री जो सेकंड होता है उसमें क्या होता है, प्रत्येक क्रोमोसोम का विभाजन होता है यहाँ पे, ठीक है। अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं मियोसिस सेकंड के द्वारा, 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं और 4 पुत्री कोशिकाओं को आनुवंशिक रूप से आपस में मातृ कोशिका से भी ये भिन्न होती हैं। और ये क्या होती हैं, चारों जो पुत्री कोशिकाएं होती हैं, एक जो ये होती है इससे क्या बनती है, 4 कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है। 4 कोशिकाएं बनती हैं और जो आपस में मातृ कोशिका जो होती है उससे ये क्या होती है, भिन्न होती है अर्धसूत्री सेकंड में। अब देखो जो मियोसिस फर्स्ट है इसमें हमने पढ़ा कि मियोसिस फर्स्ट में समजात गुणसूत्रों के बीच युग्मन और पुनर्योजन होता है, तो इसकी मियोसिस फर्स्ट को हम ढंग से पढ़ लेते हैं। देखो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की जो अवस्थाएं होती हैं वो हैं LZPDD, सबसे लंबी और सबसे, देखो इसमें जो प्रवस्थाएं आती हैं इसमें कौन कौन, देखो प्रोफेज फर्स्ट, फिर मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये फर्स्ट ही फर्स्ट है। देखो प्रोफेज फर्स्ट की जो सबसे लंबी और सबसे जटिल जो प्रक्रिया होती है वो है प्रोफेज फर्स्ट, और प्रोफेज फर्स्ट ही हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट है। देखो प्रोफेज फर्स्ट से ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। सबसे लंबी व जटिल प्रक्रिया होती है प्रोफेज फर्स्ट LZPDD, यानी कि LZPDD, लेप्टोटीन जाइगोटीन पकाइटिन डाइकाइनेसिस और डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, लेप्टोटीन जाइगोटीन पकाइटिन, उसके बाद डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, इसमें 4-5 अवस्थाएं होती हैं, एक एक करके पढ़ लेते हैं। लेप्टोटीन में, जाइगोटीन में क्या होता है, ये जो इम्पोर्टेंट है वही लिया है हमने। देखो जाइगोटीन में क्या होता है, समजात गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं और जिसको बोलते हैं सिनेप्सिस की प्रक्रिया। सिनेप्सिस की जो प्रक्रिया होती है वो होती है जाइगोटीन में। समजात गुणसूत्र क्या बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं और जिसको बोलते हैं हम, जो समजात जो गुणसूत्र होते हैं वो एक जोड़े बनाते हैं और इसको बोलते हैं सिनेप्सिस। वाइवेलेंट फॉर्मेशन होता है इसमें, ठीक है।
वाइवलेंट बनते हैं। पैकाइटिन में जीन विनिमय होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। जीन विनिमय यानी कि इसकी मॉर्गन और कैसल ने इसकी खोज की थी ड्रोसोफिला में। मॉर्गन और कैसल ने खोज किसकी की थी? क्रॉसिंग ओवर की। जीन विनिमय की खोज किसने की है? मॉर्गन और कैसल ने की है, और पैकाइटिन अवस्था में ये पाई जाती है। मियोसिस फर्स्ट की पैकाइटिन जो अवस्था होती है उसमें जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर की कंडीशन इसमें पाई जाती है। डिप्लोटिन में काइजमेटा दिखाई देते हैं, और डाइकाइनेशन में काइजमेटा का उपांति भरण या उपांति भवन या अंत अतः काइजमेटा का अंत हो जाता है। उपांति भवन मतलब अंत, ठीक है, डाइकाइनेसिस में। तो काइजमेटा दिखाई देने बनने तो इसी में लगते हैं पैकाइटिन में, लेकिन दिखाई देने लगते हैं डिप्लोटिन में, ठीक है। तो जाइगोटिन और पैकाइटिन दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इसमें जाइगोटिन में सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है, पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। उसके बाद मियोसिस फर्स्ट में वाइवलेंट क्रोमोसोम मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। मेटाफेज फर्स्ट में देखो, प्रोफेज पढ़ ली, प्रोफेज में ये सारे बन गए। उसके बाद मेटाफेज फर्स्ट में वाइवलेंट क्रोमोसोम मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। एनाफेज फर्स्ट में समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं, और सबजात गुणसूत्रों का ध्रुवों पर जाना पृथक्करण कहलाते हैं। सेम वही है प्रोसीजर। केंद्रक आवरण और केंद्रिका झिल्ली जो होती है वो पुनः स्पष्ट हो जाती है टीलोफेज अवस्था में। तो अब हमने मियोसिस फर्स्ट पढ़ लिया, मियोसिस सेकंड भी पढ़ लिया। तो ये हमारा सेल डिवीज़न जो हुआ टॉपिक वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो यूनिट है हमारी उसको लेकर के आएंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए बिल्कुल बहुत ही शानदार कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, बहुत ही अच्छे से आप लोगों के लिए विस्तृत जो सिलेबस है वो कम्प्लीटली आप लोगों के लिए करवाया जा रहा है। तो इन क्लासेस को बिल्कुल आप सीरियसली लीजिए, और बहुत मैक्सिमम से मैक्सिमम जो कंटेंट है इन क्लासेस में से नहीं जाएगा। बाहर जाने की कोई इतनी ज़्यादा संभावना नहीं है, क्योंकि इसमें हम पूरी तरह से एक एक चीज बिंदु पर हम प्रकाश डाल रहे हैं, एक एक चीज़ को बहुत ही शानदार तरीके से प्रदर्शित करते हैं, वो भी बिल्कुल शॉर्ट जो इतने भी शॉर्ट नहीं है, लेकिन हमने 3-3 बार 4-4 बार इनको पढ़ा है। उसके बाद शॉर्ट कहीं ना कहीं से चीज़ें निकाली हैं। तो आप लोग इन क्लासेस को बहुत सीरियसली लीजिए, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।